अध्याय 5। निवेशकों के 5 स्तर। निवेश वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। मेरे गरीब पिता अक्सर कहा करते थे, निवेश करना जोखिम भरा है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहा करते थे, आर्थिक रूप से अशिक्षित होना जोखिम भरा है। आज अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें निवेश करना चाहिए। समस्या यह है कि सबसे ज्यादा मेरे गरीब पिता जैसे लोगों का मानना है कि निवेश करना जोखिम भरा है, और यदि आपके पास वित्तीय शिक्षा, अनुभव और मार्गदर्शन की कमी है तो निवेश करना जोखिम भरा है। निवेश करना सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेश वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। जो लोग निवेश नहीं करते या जो खराब निवेश करते हैं, उनके साथ 5 चीजें घटित होती हैं। 1. वे जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं। 2. वे जीवन भर पैसों की चिंता करते हैं। 3. वे अपनी देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि परिवार, कंपनी, पेंशन। 4. उनके जीवन की सीमाएं पैसे से परिभाषित होती हैं। 5. उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि सच्ची आजादी क्या है। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तक आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको सच्ची स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी। इससे उनका तात्पर्य यह था कि किसी पेशे को सीखने की तुलना में निवेश करना सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब आप कोई पेशा सीखते हैं, मान लीजिए डॉक्टर बनना, तो आप सीखते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करना है। निवेश करना सीखना यह सीखना है कि पैसा आपके लिए कैसे काम आए। जिस क्षण पैसा आपके काम आएगा, आपके पास आजादी का टिकट होगा। उन्होंने यह भी कहा, जितना अधिक पैसा आपके लिए काम करेगा, उतना ही कम आप करों में भुगतान करेंगे यदि आप एक सच्चे निवेशक हैं। निवेश करना सीखना। मेरे अमीर पिता ने 9 साल की उम्र में खेल का उपयोग करके मुझे प्रथम चतुर्थांश के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। एकाधिकार एक शिक्षण उपकरण के रूप में। वह बार बार कहता था, धन के महान सूत्रों में से एक खेल में पाया जाता है एकाधिकार। फॉर्मूला हमेशा याद रखें, 4 ग्रीन हाउस, 1 रेड होटल का खेल एकाधिकार नकदी प्रवाह का खेल है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्वामित्व वाली संपत्ति पर एक ग्रीन हाउस है और आपको $10 प्राप्त होते हैं, तो यह नकदी प्रवाह में $10 प्रति माह था। 2 घर $20, 3 घर $30 और लाल होटल $50। अधिक ग्रीन हाउस और अधिक लाल होटलों का अर्थ है अधिक नकदी प्रवाह, कम काम, कम कर और अधिक स्वतंत्रता। एक सरल खेल लेकिन एक महत्वपूर्ण सबक। रिच डैड ने बजाया एकाधिकार वास्तविक जीवन में। वह अक्सर अपने बेटे और मुझे अपने ग्रीन हाउस देखने ले जाते थे। ग्रीन हाउस जो एक दिन एक बड़ा लाल होटल बन जाएगा, वाइकिकी बीच पर। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और अपने अमीर पिता को खेल खेलते हुए देखा एकाधिकार वास्तविक जीवन में, मैंने निवेश के बारे में कई मूल्यवान सबक सीखे। उनमें से कुछ सबक हैं। निवेश करना जोखिम भरा नहीं है। निवेश करना मजेदार है। निवेश आपको बहुत बहुत अमीर बना सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश आपको आजीविका कमाने के संघर्ष और पैसे की चिंता से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप होशियार होते तो आप जीवन भर के लिए नकदी प्रवाह की एक पाइपलाइन बना सकते थे। एक ऐसी पाइपलाइन जो अच्छे और बुरे समय में, बाजार में तेजी और गिरावट के दौरान नकदी पैदा करेगी। मुद्रास्फीति के साथ आपका नकदी प्रवाह अपने आप बढ़ जाएगा और साथ ही आपको करों में कम भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट ही निवेश का एकमात्र तरीका है। मैं के खेल का उपयोग करता हुए एकाधिकार बस एक उदाहरण के रूप में कि कैसे अमीर और अमीर हो जाते हैं। एक व्यक्ति कर सकता है लाभांश के माध्यम से स्टॉक से, ब्याज के माध्यम से बांड से या रॉयल्टी के माध्यम से तेल, पुस्तकों और पेटेंट से आय अर्जित करें।
दूसरे शब्दों में, वित्तीय स्वतंत्रता के कई रास्ते हैं। वित्तीय विशेषज्ञ। दुर्भाग्य से स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण अधिकांश लोग आंख मूंद कर अपना पैसा उन लोगों को सौंप देते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे वित्तीय विशेषज्ञ हैं। बैंकर, वित्तीय योजनाकार और स्टॉक ब्रोकर जैसे लोग। दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश विशेषज्ञ वास्तव में आय चतुर्थांश में निवेशक नहीं हैं। इस चतुर्थांश में अधिकांश कर्मचारी वेतन चेक के लिए काम कर रहे हैं या इस चतुर्थांश में स्वरोजगार वित्तीय सलाहकार हैं जो फीस और कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। अधिकांश विशेषज्ञ केवल इसलिए काम करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास काम करने के लिए निवेश नहीं है। वॉरेन बफेट ने कहा, वॉल स्ट्रीट ऐसी जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में यात्रा करते हैं ताकि मेट्रो लेने वालों से सलाह ली जा सके। यदि लोगों के पास अच्छी वित्तीय शिक्षा नहीं है तो वे यह नहीं बता सकते कि एक वित्तीय सलाहकार सेल्समैन है या ठग, मूर्ख या प्रतिभाशाली। याद रखें, सभी धोखेबाज अच्छे लोग हैं। यदि आप जो सुनना चाहते हैं उसे बताकर वे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते तो आप उनकी बात नहीं सुनते। सेल्स पर्सन में कुछ भी गलत नहीं है। हम सभी के पास बेचने के लिए कुछ न कुछ है। फिर भी जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आपको बीमा की आवश्यकता है तो बीमा विक्रेता से कभी न पूछें। जब पैसे की बात आती है तो ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ आपका पैसा पाने के लिए आपको कुछ भी बताने और बेचने के लिए बेताब होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश निवेशक अपना पैसा लेने वाले व्यक्ति से कभी नहीं मिलते। अधिकांश पश्चिमी दुनिया में कर्मचारियों का पैसा उनके वेतन से स्वचालित रूप से काट लिया जाता है, उसी तरह जैसे कर विभाग कर एकत्र करता है। अमेरिका में बहुत से कर्मचारी बस अपनी अनुमति देते हैं। नियोक्ता को अपना पैसा काटकर अपनी 401 के सेवानिवृत्ति योजना में डालना होगा, जो संभवतः सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करने का सबसे खराब तरीका है। 401 के योजनाएं अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सेवानिवृत्ति योजनाएं कहा जाता है, जापान में उन्हें 401 के एस भी कहा जाता है और कनाडा में उन्हें RRSP के रूप में जाना जाता है। मैं कहता हूं कि 401 के संभवतः निम्नलिखित कारणों से सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करने का सबसे खराब तरीका हो सकता है। 1. समय पत्रिका मेरे पक्ष में है। समय पत्रिका ने पिछले कुछ वर्षों में कई लेख चलाए हैं जिसमें इतने सारे लोगों की सेवानिवृत्ति को जोखिम में डालने की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया गया है। समय यह भविष्यवाणी की गई है कि जीवन भर अपना पैसा अजनबियों को सौंपने के बाद लाखों लोगों के पास रिटायर होने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। एक सामान्य 401 के योजना 80% लाभ लेती है। यदि निवेशक भाग्यशाली रहे तो उन्हें 20% प्राप्त हो सकता है। निवेशक 100% पैसा लगाता है और 100% जोखिम लेता है। 401 के योजना 0% पैसा लगाती है और 0% जोखिम लेती है। 401 के कंपनी पैसा कमाती है भले ही आप पैसा खो दें। 2. 401 के साथ कर आपके विरुद्ध कार्य करते हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लगभग 15% की कम दर से कर लगाया जाता है, लेकिन 401 के लाभ पर लगभग 35% की सामान्य अर्जित आयकर दर पर कर लगाया जाता है, जो 3 प्रकार की आय में सबसे अधिक है, जो हैं साधारण कमाई, पोर्टफोलियो, निष्क्रिय। यदि आप अपने 401 के से जल्दी पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% जुर्माना कर देना होगा। 3. स्टॉक बाजार में गिरावट होने पर आपके पास कोई बीमा नहीं है। कार चलाने के लिए दुर्घटना होने की स्थिति में मेरे पास बीमा होना चाहिए।
जब मैं रियल एस्टेट में निवेश करता हूँ, तो आग लगने या अन्य नुकसान की स्थिति में मेरे पास बीमा होता है। फिर भी 401 के निवेशक के पास बाजार गिरावट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई बीमा नहीं है। 401 के उन लोगों के लिए है जो सेवानिवृत्त होने पर गरीब होने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए वित्तीय योजनाकार अक्सर कहते हैं, जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आप पर कम कर दर से कर लगाया जाएगा। उनका मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद आपकी आय कम कर दायरे में आ जाएगी। दूसरी ओर, यदि आप सेवानिवृत्त होने पर अमीर हैं और आपके पास 401 के है, तो आप सेवानिवृत्ति पर और भी अधिक कर चुका सकते हैं। स्मार्ट निवेशक निवेश से पहले करों को समझते हैं। अधिकांश वित्तीय सलाहकारों और पेंशन फंड प्रबंधकों के बारे में दुखद सच्चाई यह है कि वे निवेशक नहीं हैं। अधिकांश ई चतुर्थांश के कर्मचारी हैं। इतनी सारी सरकारी पेंशन और यूनियन पेंशन में होने का एक कारण यह है कि इन कर्मचारियों को निवेशक बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। अधिकांश के पास वास्तविक जीवन की कोई वित्तीय शिक्षा नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ अशिक्षित निवेशकों को स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। ये वित्तीय विशेषज्ञ ई चतुर्थांश के कर्मचारी या इस चतुर्थांश में बिक्री करने वाले लोग जो आई चतुर्थांश में निवेशकों के रूप में सामने आते हैं, आपको ऐसा करने की सलाह क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें भुगतान मिलता है, इस बात से नहीं कि वे आपके लिए कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे होता है कि आप लंबी अवधि के लिए उन्हें कितना पैसा देते हैं। जितने लंबे समय तक आपका पैसा उनके पास जमा रहेगा, उन्हें उतना ही अधिक भुगतान मिलेगा। वास्तविकता यह है कि वास्तविक निवेशक अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं, वे अपना पैसा स्थानांतरित करते हैं। यह एक रणनीति है जिसे पैसे का वेग के रूप में जाना जाता है। एक सच्चे निवेशक का पैसा हमेशा चलता रहता है, नई परिसंपत्तियां प्राप्त करता है और फिर और भी अधिक संपत्तियां अर्जित करने के लिए आगे बढ़ता है। केवल शौकीन लोग ही अपना पैसा जमा करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 401 के प्रकार की योजनाएं खराब हैं, हालांकि मैं कभी ऐसी योजना नहीं बनाऊंगा। मेरे लिए वे बहुत महंगे, बहुत जोखिम भरे, बहुत करकुशल और निवेशक के लिए अनुचित हैं। मैं कह रहा हूं कि निवेश करने के बेहतर तरीके हैं, लेकिन उनके लिए वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। सर्वोत्तम निवेश क्या है? औसत निवेशक नकदी प्रवाह के लिए निवेश और पूंजीगत लाभ के लिए निवेश के बीच अंतर नहीं जानता है। अधिकांश निवेशक पूंजीगत लाभ के लिए निवेश करते हैं, इस आशा और प्रार्थना के साथ कि उनके स्टॉक या घर की कीमत बढ़ जाएगी। जब तक आपके पास बाहर जाने की तुलना में अधिक नकदी प्रवाहित हो रही है, आपका निवेश एक अच्छा निवेश है। ध्यान रखें कि यह संपत्ति वर्ग नहीं है जो किसी व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पूछता है, क्या रियल एस्टेट एक अच्छा निवेश है, मैं उत्तर देता हूँ, मुझे नहीं पता। क्या आप एक अच्छे निवेशक हैं? या यदि वे पूछते हैं, क्या स्टॉक एक अच्छा निवेश है, मेरा उत्तर फिर से वही है, मुझे नहीं पता। क्या आप एक अच्छे निवेशक हैं? मेरा कहना यह है कि निवेश या परिसंपत्ति वर्ग कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। सफलता या विफलता, धन या गरीबी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक कितना स्मार्ट है। एक स्मार्ट निवेशक शेयर बाजार में लाखों कमाएगा, एक शौकिया को लाखों का नुकसान होगा। दुख की बात है कि ज्यादातर लोग निवेश करना सीखना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं।
यही कारण है कि अधिकांश लोग मानते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है और वे अपना पैसा विशेषज्ञों को सौंप देते हैं, जिनमें से अधिकांश वास्तव में निवेशक नहीं हैं, बल्कि बिक्री करने वाले लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, चाहे निवेशक पैसा कमाता हो या पैसा खोता हो। निवेशकों के 5 विभिन्न स्तर। आय चतुर्थांश में निवेशकों के 5 प्रकार या स्तर पाए जाते हैं। स्तर 1, शून्य वित्तीय बुद्धिमत्ता स्तर। अफसोस की बात है कि अमेरिका में, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था, अमेरिका की 50% से अधिक आबादी आय चतुर्थांश के निचले स्तर पर है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। ढेर सारा पैसा कमाने वाले ऐसे कई लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। वे बहुत कमाते हैं और जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर दिखता है। उनके पास एक रियल एस्टेट ब्रोकर की अच्छी नौकरी, एक खूबसूरत पत्नी और निजी स्कूल में 3 बच्चे हैं। वे सैन डिएगो में प्रशांत महासागर के दृश्य वाले एक खूबसूरत घर में रहते हैं। वह और उसकी पत्नी महंगी यूरोपीय कारें चलाते हैं। जब उनके बेटे और बेटियां बूढ़े हो गए, बस वे भी महंगी गाड़ियां चलाते थे। वे अमीर दिखते थे, लेकिन उन पर जो कर्ज था वह डूबा हुआ था। वे अमीर दिखते थे, लेकिन अधिकांश गरीब लोगों की तुलना में अधिक गरीब थे। अब वे बेघर हैं। जब रियल एस्टेट बाजार क्रैश हुआ, तो वे क्रैश हो गए। वे अब अपने ऊपर जमा हुए सारे कर्ज का ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं थे। जब हम छोटे थे तो इसी दोस्त ने बहुत पैसा कमाया। दुर्भाग्य से यह उनका निम्न वित्तीय बुद्धिमत्ता स्तर था, 0, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक शून्य रहना पड़ा। वास्तव में वह इतने गहरे कर्ज में डूबा हुआ है कि वह वास्तव में 0 से नीचे का निवेशक है। कई लोगों की तरह वह जो कुछ भी खरीदता है उसका मूल्य कम हो जाता है या उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। वह जो कुछ भी खरीदता है वह उसे अमीर नहीं बनाता। स्तर 2, बचाने वाले हारने वाले स्तर। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा बचाना स्मार्ट है। समस्या यह है कि आज पैसा नहीं रह गया है। आज लोग नकली डॉलर बचा रहे हैं, पैसा जो प्रकाश की गति से बनाया जा सकता है। 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को स्वर्ण मानक से हटा दिया और पैसा ऋण बन गया। 1971 के बाद से कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे छापने की शक्ति है। आज बचत करने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। 1971 के बाद से सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मूल्य 95% कम हो गया है। इसका शेष 5% खोने में अगले 40 साल नहीं लगेंगे। याद रखें, 1971 में सोना $35 प्रति औंस था। 40 साल बाद सोना $1400 प्रति औंस था। यह डॉलर की क्रय शक्ति का भारी नुकसान है। समस्या और भी बदतर हो गई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण खरबों डॉलर तक बढ़ गया है और अमेरिका अधिक नकली पैसा छापना जारी रखता है। चूंकि दुनिया भर में फेडरल रिजर्व बैंक तेज गति से खरबों डॉलर छापते हैं, प्रत्येक मुद्रित डॉलर का मतलब उच्च कर और अधिक मुद्रास्फीति है। इस तथ्य के बावजूद लाखों लोग यह मानते हैं कि पैसा बचाना स्मार्ट है। जब पैसा ही पैसा था तो यह स्मार्ट हुआ करता था। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बांड बाजार है। बांड बचत का दूसरा शब्द है। अलग अलग के लिए कई तरह के बॉन्ड होते हैं। बचतकर्ताओं के प्रकार: यूएस ट्रेजरी बांड, कॉरपोरेट बांड, नगरपालिका बांड और जंक बांड हैं। वर्षों तक यह माना जाता था कि अमेरिकी सरकारी बांड और सरकारी नगरपालिका बांड सुरक्षित थे।
फिर 2007 का वित्तीय संकट शुरू हुआ। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, संकट बंधक समर्थित प्रतिभूतियों या MBS जैसे बंधक बांडों के कारण हुआ था, जिन्हें डेरिवेटिव के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से लाखों बंधक बांड सबप्राइम बंधक से बने थे, जो सबप्राइम या उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण थे। आपको याद होगा कि उनमें से कुछ उधारकर्ताओं के पास न तो कोई आय थी और न ही कोई नौकरी। फिर भी वे ऐसे घर खरीद रहे थे जिनके लिए वे कभी भुगतान नहीं कर सकते थे। वॉल स्ट्रीट ने इन सबप्राइम ऋणों को लिया और उन्हें बांड में पैक किया, जादुई तरीके से इस सबप्राइम बांड को प्राइम के रूप में लेबल किया और उन्हें संस्थानों, बैंकों, सरकारों और व्यक्तिगत निवेशकों को बेच दिया। मेरे लिए यह धोखाधड़ी है, लेकिन वह बैंकिंग प्रणाली है। एक बार जब सबप्राइम उधारकर्ता अपने बंधक पर ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, तो ये MBS बांड पूरी दुनिया में फैलने लगे। दिलचस्प बात यह है कि यह वॉरेन बफेट की कंपनी मूडीज थी, जिसने इन सबप्राइम बंधकों को AA प्राइम डेट रूप में आशीर्वाद दिया था, जो बांड के लिए उच्चतम रेटिंग है। आज कई लोग संकट के लिए गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन जैसे बड़े बैंकों को दोषी मानते हैं। फिर भी अगर इस संकट के लिए किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए, तो वह वॉरेन बफेट को होना चाहिए। वह एक चतुर व्यक्ति है और वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। मूडीज सड़ते कुत्ते के मांस को ग्रेड A प्राइम बीफ के रूप में आशीर्वाद दे रहा था। वह आपराधिक है। समस्या यह है कि ये सबप्राइम बांड अब पूरी दुनिया में प्रभाव पैदा कर रहे हैं। आज आयरलैंड और ग्रीस जैसे देश गंभीर संकट में हैं, अपने बांड पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारें और नगर पालिकाएं दिवालिया हो रही हैं, अपने बांड पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ हैं। 2011 में लाखों व्यक्ति, कई सेवानिवृत्त, पेंशन, सरकारें और बैंक मुसीबत में थे, क्योंकि बांड बाजार साबित करता है कि बांड कितने असुरक्षित हो सकते हैं। इसके अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति बांड को और भी जोखिम भरा निवेश बनाती है। यही कारण है कि जो बचतकर्ता केवल बचत करना जानते हैं, वे घाटे में रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बांड 3% ब्याज दे रहा है और मुद्रास्फीति 5% पर चल रही है, तो 3% बांड का मूल्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे निवेशकों का मूल्य समाप्त हो जाता है। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। चीन के पास अमेरिकी बांड में $1 ट्रिलियन। जब भी अमेरिकी सरकार अधिक पैसा छापकर और अधिक बांड जारी करके डॉलर का अवमूल्यन करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के $1 ट्रिलियन के निवेश का मूल्य कम हो जाता है। यदि चीन अमेरिकी सरकारी बांड खरीदना बंद कर देता है, तो विश्व अर्थव्यवस्था रुक जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। लाखों सेवानिवृत्त लोग चीन की तरह ही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय की आवश्यकता वाले सेवानिवृत्त लोगों का मानना था कि सरकारी बांड सुरक्षित हैं। आज जैसे जैसे छोटी भी सरकारें विफल हो रही हैं और मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सेवानिवृत्त लोगों को पता चल रहा है कि बांड में पैसा बचाने वाले बचतकर्ता घाटे में हैं। नगरपालिका बांड राज्यों, शहरों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए IOU हैं। नगर निगम बांड का एक फायदा यह है कि इनमें से कई करमुक्ताएं हैं। समस्या यह है कि नगरपालिका बांड जोखिम मुक्त नहीं है। लाखों म्युनिसिपल बॉन्ड निवेशकों को अब पता चल रहा है कि जिन म्युनिसिपल बॉन्ड में उन्होंने निवेश किया था, वे गंभीर संकट में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरपालिका बांडों में $3 ट्रिलियन से अधिक का निवेश किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि उनमें से 2/3 बांड अब खतरे में हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक संस्थान टूट गए हैं। यदि अधिक पैसा नहीं डाला जाता है,
तो संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्र से टूट सकता है, क्योंकि राज्य, शहर, अस्पताल और स्कूल डिफॉल्ट कर देते हैं, जैसे सबप्राइम घर मालिकों ने डिफॉल्ट किया और अपने घर बंधक पर भुगतान करना बंद कर दिया। बांड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, शेयर बाजार या रियल एस्टेट बाजार से भी बड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोग बचत करता हैं, लेवल 2 निवेशक। दुर्भाग्य से 1971 के बाद जब पैसे के नियम बदल गए तो बचतकर्ता सबसे बड़े घाटे में आ गए, भले ही उन्होंने बांड में निवेश करके पैसा बचाया हो। याद रखें कि बचतकर्ता, बांड धारक और अधिकांश लोग जो सेवानिवृत्ति योजना में पैसा बचाते हैं, वे लोग हैं जो अपना पैसा पार्क करते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, जबकि पेशेवर निवेशक अपना पैसा स्थानांतरित करते हैं। पेशेवर निवेशक अपना पैसा किसी परिसंपत्ति में निवेश करते हैं, परिसंपत्ति को बेचे बिना अपना पैसा वापस प्राप्त करते हैं और अधिक संपत्ति खरीदने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। यही कारण है कि जो बचतकर्ता अपना पैसा जमा करते हैं, वे सबसे बड़े घाटे में रहते हैं। स्तर 3, मैं बहुत व्यस्त हूँ स्तर। यह वह निवेशक है जो निवेश के बारे में जानने में बहुत व्यस्त है। इस स्तर के कई निवेशक उच्च शिक्षित लोग हैं जो अपने करियर, परिवार, अन्य रुचियों और छुट्टियों में बहुत व्यस्त हैं। इसलिए वे आर्थिक रूप से अनुभवहीन बने रहना पसंद करते हैं और अपने पैसे का प्रबंध करने के लिए किसी और को सौंप देते हैं। यह वह स्तर है जिस पर अधिकांश 401 के, ईरा और यहाँ तक कि बहुत अमीर निवेशक भी हैं। वे बस अपना पैसा एक विशेषज्ञ को सौंप देते हैं और फिर आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका विशेषज्ञ वास्तव में एक विशेषज्ञ हो। 2007 में वित्तीय संकट आने के तुरंत बाद कई संपन्न लोगों को पता चला कि उनका विश्वसनीय विशेषज्ञ बिल्कुल भी विशेषज्ञ नहीं था और इससे भी बुरी बात यह थी कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कुछ ही महीनों में रियल एस्टेट और शेयर बाजारों के ढहने से खरबों डॉलर की संपत्ति खत्म हो गई। घबराकर इन निवेशकों ने अपने भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया और मोक्ष की गुहार लगाई। कुछ अमीर निवेशकों को पता चला कि उनके भरोसेमंद सलाहकार बेहद परिष्कृत ठग थे जो विस्तृत पूंजी योजनाएं चला रहे थे। पूंजी स्कीम एक निवेश योजना है जहां निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। यह योजना तब तक अच्छी तरह से काम करती है जब तक नए निवेशक पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नया पैसा जोड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्नी मैडॉफ इसलिए प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उसने अमीर लोगों के अरबों पैसे हड़प लिए। कानूनी पूंजी योजनाएं और अवैध पूंजी योजनाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा एक कानूनी पूंजी योजना है, जैसा कि शेयर बाजार है। दोनों मामलों में योजना तब तक काम करती है जब तक योजना में नया पैसा प्रवाहित होता है। यदि नया पैसा आना बंद हो जाता है तो योजना, चाहे वह मैडॉफ की योजना हो, सामाजिक सुरक्षा या वॉल, ध्वस्त हो जाती है। लेवल 3 निवेशक, मैं बहुत व्यस्त निवेशक हूँ के साथ समस्या यह है कि यदि व्यक्ति अपना पैसा खो देता है तो वह कुछ नहीं सीखता है। एक बुरे अनुभव के अलावा उनके पास कोई अनुभव नहीं है। वे बस अपने सलाहकार, बाजार या सरकार को दोष दे सकते हैं। किसी की गलतियों से सीखना कठिन है यदि व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या गलतियां की गईं। स्तर 4, मैं एक पेशेवर स्तर हूँ। यह एस क्वाड्रेंट में स्वयं करे निवेशक है। कई सेवानिवृत्त लोग अपने कार्य दिवस समाप्त होने के बाद लेवल 4 निवेशक बन जाते हैं। यह निवेशक अक्सर डिस्काउंट ब्रोकर से कुछ स्टॉक खरीद और बेच सकता है। आखिरकार उन्हें स्टॉक ब्रोकर के उच्च कमीशन का भुगतान क्यों करना चाहिए जब वे अपना शोध स्वयं कर सकते हैं और अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं? यदि वे रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो इसे स्वयं करने वाला अपनी संपत्तियों को ढूंढेगा,
ठीक करेगा और प्रबंधित करेगा। और यदि वह व्यक्ति सोने का कीड़ा है तो वे अपना सोना और चांदी खरीद कर रख लेंगे। ज्यादातर मामलों में इसे स्वयं करने वाले के पास औपचारिक वित्तीय शिक्षा, यदि कोई हो, बहुत कम होती है। आखिरकार यदि वे इसे स्वयं कर सकते हैं तो उन्हें कुछ भी क्यों सीखना चाहिए। यदि वे 1 या 2 पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं तो यह अक्सर एक संकीर्ण विषय क्षेत्र में होता है। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग पसंद है तो वे केवल स्टॉक ट्रेडिंग पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। छोटे रियल एस्टेट निवेशक के लिए भी यही सच है। 9 साल की उम्र में जब अमीर पिताजी ने खेल के साथ मेरी वित्तीय शिक्षा शुरू की, एकाधिकार वह चाहते थे कि मैं निवेश की दुनिया की एक बड़ी तस्वीर देखूं। निम्नलिखित कुछ बुनियादी बड़े चित्र वाले परिसंपत्ति वर्ग हैं जो वह चाहते थे कि मैं अपना जीवन सीखने में बिताऊं। जैसे जैसे अधिक लोगों को निवेश की आवश्यकता का एहसास होगा, उनमें से लाखों लोग सभी 4 श्रेणियों में छोटे लेवल 4 निवेशक बन जाएंगे। 2007 के बाजार पतन के बाद लाखों लोग छोटे व्यवसाय शुरू करके उद्यमी बन गए हैं और कई लोग रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं जबकि कीमतें कम हैं। हालांकि अधिकांश लोग स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक चुनने में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जैसे जैसे डॉलर के मूल्य में गिरावट आ रही है, लाखों लोग डॉलर के बजाय सोना और चांदी बचाना शुरू कर रहे हैं। जाहिर है, जो लोग अपनी चल रही वित्तीय शिक्षा में निवेश करते हैं, नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं और अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक कोच को नियुक्त करते हैं, वे उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो इसे अपने दम पर करते हैं। अच्छी वित्तीय शिक्षा के साथ लेवल 4 के कुछ निवेशक अगले स्तर लेवल 5 के निवेशक पूंजीपति तक चढ़ जाएंगे। स्तर 5 पूंजीवादी स्तर, यह दुनिया में सबसे अमीर लोगों का स्तर है। लेवल 5 निवेशक एक पूंजीपति बी चतुर्थांश से आई चतुर्थांश में निवेश करने वाला एक व्यवसाय स्वामी है। जैसा कि पहले कहा गया है, लेवल 4 निवेशक एस क्वाड्रेंट से आई क्वाड्रेंट में निवेश करने वाला है। लेवल 4 निवेशक और लेवल 5 पूंजीवादी निवेशक के बीच अंतर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक एस क्वाड्रेंट निवेशक आम तौर पर निवेश के लिए अपने पैसे का उपयोग करता है। बी क्वाड्रेंट निवेशक आम तौर पर निवेश करने के लिए ओपीएम अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करता है। यह अंतर लेवल 4 और लेवल 5 निवेशक के बीच प्रमुख अंतरों में से एक है। 2 एस क्वाड्रेंट निवेशक अक्सर एकल निवेशक होता है। एस का मतलब स्मार्टेस्ट भी है। बी क्वाड्रेंट निवेशक एक टीम के साथ निवेश करता है। बी क्वाड्रेंट निवेशकों को सबसे चतुर होने की जरूरत नहीं है, उनके पास बस सबसे स्मार्ट टीम चाहिए। ज्यादातर लोग जानते हैं कि 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। फिर भी कई एस क्वाड्रेंट निवेशकों का मानना है कि वे दुनिया के सबसे चतुर लोग हैं। 3 एस क्वाड्रेंट निवेशक बी क्वाड्रेंट निवेशक से कम कमाता है। 4 एस क्वाड्रेंट निवेशक अक्सर बी क्वाड्रेंट निवेशक की तुलना में अधिक कर चुकाता है। 5 एस चतुर्थांश स्वार्थी का भी प्रतीक है। वे जितने अधिक स्वार्थी होते हैं, उतना अधिक पैसा कमाते हैं। बी क्वाड्रेंट निवेशक को उदार होना चाहिए। वे जितने अधिक उदार होते हैं, उतना अधिक पैसा कमाते हैं। 6 एस क्वाड्रेंट निवेशक के रूप में पैसा जुटाना मुश्किल है। बी क्वाड्रेंट निवेशक के लिए पूंजी जुटाना आसान है। एक बार जब कोई व्यक्ति यह जान जाता है कि बी चतुर्थांश में व्यवसाय कैसे खड़ा किया जाए, तो सफलता धन को आकर्षित करती है। यदि आप चतुर्थांश बी में सफल होते हैं तो चतुर्थांश आय में धन जुटाना आसान हो जाता है। वह बड़ा यदि है।
पूंजी जुटाने में आसानी एस चतुर्थांश में सफल होने बनाम बी चतुर्थांश में सफल होने के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक है। एक बार जब कोई व्यक्ति बी चतुर्थांश में सफल हो जाता है तो जीवन आसान हो जाता है। चुनौती सफल हो रही है। इस चतुर्थांश में सफलता के साथ समस्या यह है कि पूंजी जुटाना हमेशा कठिन होता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार में व्यवसाय के शेयर बेचकर बी क्वाड्रेंट व्यवसाय को सार्वजनिक करना आसान है। फेसबुक की कहानी कुछ ऐसी है। बी क्वाड्रेंट व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाना कितना आसान है, इसका आधुनिक उदाहरण। यदि फेसबुक केवल एक छोटी वेब परामर्श कंपनी बनकर रह जाती तो निवेशक पूंजी जुटाना बहुत कठिन होता। दूसरा उदाहरण मैकडॉनल्ड्स है। यदि मैकडॉनल्ड्स केवल एक हैमबर्गर स्टोर, एक एस क्वाड्रेंट ऑपरेशन बना रहता तो किसी ने भी इसमें निवेश नहीं किया होता। एक बार जब मैकडॉनल्ड्स ने फ्रैंचाइज प्रणाली के माध्यम से बी क्वाड्रेंट में विस्तार करना शुरू कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया तो पैसा आने लगा। कोई व्यवसाय शेयर बेचता है क्योंकि जितना अधिक वे साझा करते हैं उद्यमी उतना ही अमीर हो जाता है। एस क्वाड्रेंट व्यवसाय में शेयर बेचने में कठिन समय होता है क्योंकि व्यवसाय साझा करने के लिए बहुत छोटा होता है। रियल एस्टेट में भी यही सच है। जब मैं एक छोटा रियल एस्टेट निवेशक था जो एकल परिवार के घरों, कॉन्डो और छोटे 4 से 30 यूनिट अपार्टमेंट भवनों में निवेश कर रहा था तो ऋण प्राप्त करना मुश्किल था। जैसे ही किम और मैंने 100 से अधिक इकाइयों वाली अपार्टमेंट इमारतों में निवेश करना शुरू किया, बैंक हमें और अधिक पैसा उधार देने के लिए तैयार हो गए। लाखों की कीमत वाली 100 यूनिट से अधिक संपत्तियों पर बैंक निवेशक को वित्त नहीं देते हैं, वे निवेश को वित्त पोषित करते हैं। दूसरे शब्दों में 100 से अधिक इकाइयों वाली संपत्तियों पर बैंक निवेशक की तुलना में निवेश पर अधिक बारीकी से नजर रखते हैं। इसके अलावा बैंकर $10,000 के बजाय $10 मिलियन पसंद करेंगे क्योंकि हजारों का ऋण देने में उतना ही समय लगता है जितना लाखों का। याद रखें, बैंकर देनदारों से प्यार करते हैं क्योंकि देनदार बैंक को अमीर बनाते हैं। एक बार जब बैंकर बड़े अपार्टमेंट घरों के मालिक होने और उन्हें लाभप्रद ढंग से प्रबंधित करने की हमारी क्षमता से संतुष्ट हो जाते हैं तो बैंक अक्सर संकट के दौरान भी हमें पैसे देने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो सवाल यह है कि लेवल 5 निवेशकों को अपना पैसा किससे मिलता है? उत्तर है, उन्हें अपना पैसा लेवल 2 और लेवल 3 निवेशकों से मिलता है जो अपना पैसा बैंकों और पेंशन योजनाओं में बचाते हैं। कुछ नहीं से शुरू। इस किताब को मैंने किम और मेरे बेघर होने की कहानी के साथ शुरू करने का कारण यह है कि पाठकों को यह बताना है कि पैसा न होना होशियार न बनने, बड़ा न सोचने और अमीर न बनने का कोई बहाना नहीं है। अपने अधिकांश जीवन में मेरे पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं रहा। अगर मैंने पैसे न होने को एक बहाना बना दिया होता तो मैं कभी भी पूंजीपति नहीं बन पाता। यह है महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सच्चे पूंजीपति के पास कभी पैसा नहीं होता। इसीलिए उन्हें पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाए और बहुत से लोगों के लिए ढेर सारा पैसा बनाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। पूंजीवादी कैसे बने? मेरी माँ और पिताजी चाहते थे कि मैं ई और एस चतुर्थांश में सफल हूँ। मेरे पिताजी ने सुझाव दिया कि मैं स्कूल जाऊं, अपनी पीएचडी करूं जो उन्होंने स्वयं की थी और सरकार के लिए काम करूं या ई क्वाड्रेंट में कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ूं। मेरी माँ एक पंजीकृत नर्स चाहती थी कि मैं एस क्वाड्रेंट में एक मेडिकल डॉक्टर। मेरे अमीर पिता ने सुझाव दिया कि मैं पूंजीपति बन जाऊं। इसका मतलब था कि मुझे बी और आई चतुर्थांश में सफलता के लिए आवश्यक कौशल का अध्ययन करना था।
मेरी माँ और पिताजी कॉलेज, लॉ स्कूल, मेडिकल स्कूल में विश्वास करते थे। वे अच्छे ग्रेड, डिग्रियों और साख को महत्व देते थे, जैसे कानून की डिग्री या मेडिकल। मेरे अमीर पिता शिक्षा में विश्वास करते थे, लेकिन पारंपरिक स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा में नहीं। स्कूल जाने के बजाय मेरे अमीर पिता ने सेमिनार और पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप किया, जिससे उनके व्यवसाय और निवेश कौशल में सुधार हुआ। उन्होंने व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम भी लिया। उन्हें ग्रेड या क्रेडेंशियल्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह वास्तविक जीवन के कौशल चाहते थे, जो उन्हें बी और आई चतुर्थांश में ताकत और परिचालन कौशल प्रदान करें। जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे अमीर पिता अक्सर उद्यमिता और निवेश पर सेमिनार में भाग लेने के लिए होनोलुलु जाते थे। एक दिन जब मैंने अपने गरीब पिताजी को बताया कि अमीर पिताजी बिक्री पर एक कक्षा में जा रहे थे, तो मेरे गरीब पिताजी हंसे। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई क्यों बेचना सीखना चाहेगा, खासकर यदि कक्षा के घंटों को एक उन्नत कॉलेज की डिग्री के लिए क्रेडिट के रूप में लागू नहीं किया जाता है। मेरे गरीब पिता भी मेरे अमीर पिता को हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि मेरे अमीर पिता ने कभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। चूंकि मेरे दो पिताओं का शिक्षा के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण था, इसलिए मुझे पता चला कि शिक्षा एक से अधिक प्रकार की होती है। पारंपरिक स्कूल उन लोगों के लिए हैं जो ई और एस चतुर्थांश में सफल होना चाहते हैं। दूसरे प्रकार की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बी और आई चतुर्थांश में सफल होना चाहते हैं। 1973 में मैं वियतनाम से लौटा। मेरे लिए यह निर्णय लेने का समय आ गया था कि मैं किस पिता का अनुसरण करूंगा। क्या मैं अपने गरीब पिता के नक्शे कदम पर चलकर या एस बनने के लिए स्कूल वापस जाऊंगा, या मेरे अमीर पिता का रास्ता और बी या आई बनना, अंततः पूंजीपति बनना। 1973 में मेरे अमीर पिता ने मुझे रियल एस्टेट निवेश पर कक्षाएं लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि आप एक सफल पूंजीपति बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाए और पैसा बनाने के लिए ऋण का उपयोग कैसे किया जाए। उस वर्ष मैंने रियल एस्टेट निवेश पर 3 दिवसीय कार्यशाला ली। यह पूंजीवादी दुनिया में मेरी शिक्षा की शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद 100 से अधिक संपत्तियों को देखने के बाद मैंने माउई द्वीप पर अपनी पहली किराए की संपत्ति खरीदी, 100% ऋण वित्त पोषण का उपयोग करते हुए, और अभी भी हर महीने अपनी जेब में $25 का नकदी प्रवाह रखा। मेरी वास्तविक जीवन की शिक्षा शुरू हो गई थी। मैं पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करना सीख रहा था, एक ऐसा कौशल जो एक सच्चे पूंजीपति को आना चाहिए। 1974 में मरीन कॉर्प्स के साथ मेरा अनुबंध समाप्त हो गया और मैंने हवाई में जेरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी कर ली, इसलिए नहीं कि मैं कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि जेरोक्स के पास सबसे अच्छा बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम था। फिर यह सब मुझे पूंजीवादी बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेरे अमीर पिता के शैक्षिक कार्यक्रम का हिस्सा था। 1994 तक किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। हमें कभी नौकरी या कंपनी या सरकारी सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता नहीं थी। अमीर डैडी सही थे। मेरी शिक्षा मुझे आजाद कर सकती है, लेकिन पारंपरिक स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा नहीं। 2007 में जब बाजार में गिरावट शुरू हुई, तो बाकी अर्थव्यवस्था के साथ गिरावट की बजाय हमारी संपत्ति आसमान छू गई। जैसे ही शेयर बाजार और रियल एस्टेट बाजार धराशायी हुए, बड़े सौदे सतह पर आ गए और बैंक हमें खरीदने के लिए लाखों डॉलर उधार देने के लिए उत्सुक थे और उनके निवेश खराब हो गए थे। अकेले 2010 में किम और मैंने बैंकों और पेंशन फंडों से ऋण का उपयोग करके अचल संपत्ति में $87 मिलियन से अधिक का अधिग्रहण किया। वह वर्ष हमारा अब तक का सबसे अच्छा वर्ष था। जैसा कि अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, यदि आप सच्चे निवेशक हैं
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। एक सच्चा निवेशक किसी भी बाजार स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करता है। आप कहाँ हैं? एक क्षण रुकें और आकलन करें कि आप आज कहाँ हैं। क्या आप निवेशक स्तर 1 पर हैं? यदि आपके परिसंपत्ति कॉलम में कुछ भी नहीं है, आपके निवेश से कोई आय नहीं आ रही है और आपके पास बहुत अधिक देनदारियां हैं, तो आप निचले स्तर ग्राउंड जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप गहरे कर्ज में डूबे हैं, तो आपका सबसे अच्छा निवेश कर्ज से बाहर निकलना हो सकता है। जब तक आप कुछ नहीं करते, तब तक कर्ज में डूबे रहने में कोई बुराई नहीं है। अपना पहला व्यवसाय खोने के बाद मुझ पर लगभग $10 लाख का कर्ज हो गया था। मुझे शून्य तक पहुंचने में लगभग 5 साल लग गए। कई मायनों में अपनी गलतियों से सीखना और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सबसे अच्छी शिक्षा थी जो मैं मांग सकता था। अगर मैंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा होता, तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। किम और मैंने एक सरल कार्यक्रम और कार्यपुस्तिका तैयार की, हम बुरे कर्ज से कैसे बाहर निकले, उस प्रक्रिया को समझाते हुए जिसका उपयोग हम सैकड़ों लोगों से बाहर निकलने के लिए करते थे, हजारों डॉलर का खराब कर्ज। यह एक सरल, लगभग दर्द रहित प्रक्रिया है। इसके लिए बस कुछ अनुशासन और सीखने की इच्छा की आवश्यकता है। क्या आप निवेशक स्तर 2 पर हैं? यदि आप बचत करता हैं, तो बहुत सावधान रहें, खासकर यदि आप किसी बैंक में या सेवानिवृत्ति योजना में पैसा बचा रहे हैं। सामान्य तौर पर बचत करने वाले हारे हुए होते हैं। बचत अक्सर उन लोगों के लिए एक रणनीति होती है जो कुछ भी सीखना नहीं चाहते। आप देखिए, बचत करने के लिए किसी वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। पैसे बचाने के लिए आप बंदर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। बचत में जोखिम यह है कि आप कम सीखते हैं, और यदि आपकी बचत कम हो जाती है, या तो बाजार में गिरावट या धन आपूर्ति के अवमूल्यन के कारण, तो आप बिना पैसे और बिना शिक्षा के खत्म हो जाते हैं। याद रखें कि 1971 के बाद से अमेरिकी डॉलर ने अपना 95% मूल्य खो दिया है। इसके शेष मूल्य को खोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति गलत कीमत पर सोना खरीदता है, तो उसे सोने की बचत में पैसा भी गंवाना पड़ सकता है। मेरा सुझाव है कि स्टॉक या रियल एस्टेट में निवेश पर कुछ कोर्स करें और देखें कि क्या किसी चीज में आपकी रुचि है। यदि किसी चीज में आपकी रुचि नहीं है, तो बचत करते रहें। याद रखें कि बांड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि ज्यादातर लोग और व्यवसाय निवेशक नहीं, बल्कि बचतकर्ता हैं। यह बचतकर्ताओं को यह अजीब लग सकता है, लेकिन बांड बाजार और बैंकों को उधारकर्ताओं की जरूरत है। क्या आप निवेशक स्तर 3 पर हैं? यह स्तर लेवल 2 के समान है, सिवाय इसके कि यह स्तर स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बीमा और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे जोखिम भरे उपकरणों में निवेश करता है। फिर इस स्तर के साथ जोखिम यह है कि यदि सब कुछ खो जाता है, तो निवेशक सब कुछ खो देता है और कुछ भी नहीं सीखता है। यदि आप अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करके और अपने पैसे पर नियंत्रण करके लेवल 3 से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो लेवल 4 आपके लिए एक अच्छा स्तर है। क्या आप निवेशक स्तर 4 पर हैं? यदि आप यहाँ एक पेशेवर निवेशक के रूप में हैं, तो बधाई हो। बहुत कम लोग सीखने और अपने पैसे का प्रबंधन करने में समय लगाते हैं। स्तर 4 पर सफलता की कुंजी आजीवन सीखना, महान शिक्षक, महान प्रशिक्षक और समान विचारधारा वाले मित्र हैं। लेवल 4 निवेशक यह जानते हुए अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं कि उनकी गलतियां उनके लिए सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। निवेश का डर उन्हें नहीं डराता, यह उन्हें चुनौती देता है।
क्या आप निवेशक स्तर 5 पर हैं? मेरे लिए स्तर 5 पर पूंजीवादी निवेशक होना दुनिया के शीर्ष पर होने जैसा है। सचमुच दुनिया आपकी सीट है। दुनिया की कोई सीमा नहीं है। हाई स्पीड प्रौद्योगिकी की इस दुनिया में, बहुतायत की दुनिया में पूंजीवादी बनना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यदि आप इस स्तर पर हैं, तो सीखते रहें और देते रहें। याद रखें कि सच्चे पूंजीपति उदार होते हैं, क्योंकि बी क्वाड्रेंट पूंजीपति जानता है कि अधिक प्राप्त करने के लिए आपको अधिक देना होगा। यह तुम्हारी पसंद है। स्वतंत्रता के बारे में एक महान बात वह जीवन जीने की स्वतंत्रता है जिसे आप जीना चाहते हैं। 1973 में 26 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं अपना जीवन उस तरह नहीं जीना चाहता जैसा मेरे माता पिता ने चुना था। मैं अपनी क्षमता से कम पर जीवन यापन करना नहीं चाहता था। तनख्वाह दर तनख्वाह देकर गुजारा करने की कोशिश करना नहीं चाहता था। मेरे लिए यह जीवित नहीं था। हो सकता है कि यह उनके लिए अच्छा रहा हो, लेकिन मैं अपने दिल में जानता था कि यह मेरे लिए सही नहीं था। मैं यह भी जानता था कि उन्नत डिग्रियों के लिए स्कूल वापस जाना मेरे लिए नहीं था। मैं जानता था कि स्कूल लोगों को अमीर नहीं बनाता, क्योंकि मैं उन्नत डिग्री वाले परिवार में पला बढ़ा हूँ। मेरे अधिकांश चाचा चाचियों के पास स्नातकोत्तर डिग्री थी और कुछ के पास डॉक्टरेट की उपाधि थी। मैं ई क्वाड्रेंट में कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहता था। नहीं, मैं इस क्वाड्रेंट में बहुत विशेषज्ञ बनना चाहता था। इसलिए मैंने कम यात्रा वाला रास्ता चुना और एक उद्यमी और पेशेवर निवेशक बनने का फैसला किया। मैं दुनिया घूमने, व्यापार करने और निवेश करने की आजादी चाहता था। यह मेरी पसंद थी। मैं हर किसी को वह रास्ता सुझाता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक व्यक्ति को चुनने की सलाह देता हूँ। स्वतंत्रता यही है, चुनने की शक्ति। मैं आपको निवेशकों के 5 स्तरों को देखने और अपनी पसंद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। प्रत्येक स्तर के अपने पक्ष और विपक्ष, अपने फायदे और नुकसान हैं। प्रत्येक स्तर की कीमत पैसे से अधिक होती है। यदि आप स्तर 1, 2 या 3 चुनते हैं, तो उन स्तरों पर आपके निवेश जीवन का समर्थन करने के लिए कई अन्य लोग और संगठन योग्य हैं। 1997 में किम और मैंने प्रदान करने के लिए द रिच बनाई। उन व्यक्तियों के लिए शैक्षिक खेल कार्यक्रम और प्रशिक्षक जो लेवल 4 और लेवल 5 निवेशक बनना चाहते हैं। निवेश पर एक अंतिम शब्द। पैसे की दुनिया में आप अक्सर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शब्द देखेंगे। आप किससे बात करते हैं, इसके आधार पर ROI अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बैंकर से बात करते हैं, तो वह कह सकता है, हम आपके पैसे पर 3% ब्याज देते हैं। कई लोगों को ये अच्छा लग सकता है। यदि आप किसी वित्तीय योजनाकार से बात करते हैं, तो वे कह सकते हैं, आप अपने निवेश पर प्रति वर्ष 10% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। कई लोगों के लिए 10% रिटर्न रोमांचक है। अधिकांश लोगों के लिए, विशेष रूप से ई और एस चतुर्थांश में रहने वाले लोगों के लिए, आपका रिटर्न जितना अधिक होगा, जोखिम उतना ही अधिक होगा। इसलिए 10% रिटर्न स्वीकार करने वाला व्यक्ति पहले से ही मान लेता है कि उस निवेश में बैंक से 3% रिटर्न की तुलना में अधिक जोखिम है। और वहाँ है। विडंबना यह है कि बैंक से 3% रिटर्न और शेयर बाजार से 10% रिटर्न दोनों ही अत्यधिक जोखिम वाले हैं। बैंकों द्वारा पैसा छापने के कारण मुद्रास्फीति और उच्च करों के कारण बैंक में पैसा जोखिम में है। HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कारण होने वाली अस्थिरता और नौसिखिए निवेशक द्वारा बिना बीमा के निवेश करने के कारण शेयर बाजार में 10% जोखिम में है। मेरी दुनिया में ROI का मतलब सूचना पर रिटर्न है।
इसका मतलब यह है कि मेरे पास जितनी अधिक जानकारी होगी, मेरा रिटर्न उतना ही अधिक होगा और मेरा जोखिम उतना ही कम होगा। मैं आपको सावधान करता हूँ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह पागलपन भरा या सच होने के लिए बहुत अच्छा लग सकता है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह सच है। मेरी दुनिया में लेवल 4 और लेवल 5 निवेशक की दुनिया में अनंत रिटर्न की उम्मीद की जाती है और कम जोखिम के साथ। अनंत रिटर्न का अर्थ है बिना पैसे के पैसा। दूसरे शब्दों में, निवेशकों को निवेश में अपना कोई पैसा लगाए बिना भी आय प्राप्त होती है। पिछले खंड में मैंने लिखा था कि मैंने 1973 में एक रियल एस्टेट कोर्स किया था। 100 से अधिक निवेशों को देखने के बाद मैंने 100% वित्त पोषण का उपयोग करके माउई पर एक कॉन्डो खरीदा, जिसका अर्थ है कि मैंने अपने स्वयं के पैसे का उपयोग नहीं किया। मैं हर महीने अपनी जेब में $25 डालता हूँ। वह $25 मेरे निवेश पर अनंत रिटर्न था, क्योंकि मैंने शून्य निवेश किया था। और मैं उस खंड से उद्धृत करता हूँ, मेरी वास्तविक जीवन की शिक्षा शुरू हो गई थी। मैं पैसे कमाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का उपयोग करना सीख रहा था, एक ऐसा कौशल जो एक सच्चे पूंजीपति को आना चाहिए। मैं जानता हूं कि $25 प्रति माह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। फिर भी यह वह पैसा नहीं था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। यह सोचने का एक तरीका, जानकारी को संसाधित करने और परिणाम उत्पन्न करने का एक तरीका सीख रहा था। आज मेरे पास इतना पैसा होने का एक कारण यह है कि मुझे अलग ढंग से सोचने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया है। अगर आपने पढ़ा है धनी पिता गरीब पिता, आपको याद होगा कि पहले अध्याय का शीर्षक द है पैसे के लिए काम मत करो ई और एस चतुर्थांश के लोगों को उस कथन से समस्या होने का एक कारण यह है कि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करना सीखने के लिए स्कूल गए थे। वे यह सीखने के लिए स्कूल नहीं गए कि दूसरे लोगों का पैसा उनके लिए कैसे काम आए। जब किम और मैंने द रिच शुरू की तो हमने निवेशकों से $250,000 उधार लिए। कंपनी के चालू होने के बाद हमने पैसे वापस कर दिए। आज व्यवसाय ने न केवल किम और मुझे बल्कि रिच डैड से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों को भी करोड़ों डॉलर लौटाए हैं। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपति उदार होते हैं। मेरा कहना यह है कि जिस क्षण कोई व्यक्ति जानता है कि शून्य से या अन्य लोगों के पैसे से या बैंक के पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, वह एक अलग दुनिया में प्रवेश करता है। यह कड़ी मेहनत, उच्च करों और निवेश पर कम रिटर्न की दुनियाएं और एस चतुर्भुजों की दुनिया से लगभग बिल्कुल विपरीत है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि बचत करना स्मार्ट है और शेयर बाजार में 10% का रिटर्न इसके लायक है। इसका कारण केवल वित्तीय शिक्षा की कमी है। आपका सर्वोत्तम आरओआई आपके निवेश पर रिटर्न नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी पर रिटर्न है। यही कारण है कि वित्तीय शिक्षा आवश्यक है, विशेषकर आने वाली दुनिया की अनिश्चितता के लिए। शिक्षा शब्द के बारे में यह याद रखें, शिक्षा हमें जानकारी को अर्थ में बदलने की शक्ति देती है। सूचना युग में हम वित्तीय जानकारी से सराबोर हैं। फिर भी वित्तीय शिक्षा के बिना हम जानकारी को अपने जीवन के लिए उपयोगी अर्थ में नहीं बदल सकते। अंत में मैं कहता हूँ कि आय चतुर्थांश आपके भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, आप चतुर्थांश में कितना अच्छा करते हैं, यह आपका भविष्य निर्धारित करेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही आप ई या एस चतुर्थांश में बहुत कम पैसा कमाते हो, चतुर्थांश आय में वित्तीय शिक्षा आपकी स्वतंत्रता और वित्तीय सुरक्षा का टिकट है। उदाहरण के लिए, मेरी बहन एक बौद्ध भिक्षुणी है। वह एस चतुर्थांश में लगभग शून्य कमाती है। फिर भी वह हमारे निवेश पाठ्यक्रमों में भाग लेती है और लगातार अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ा रही है।
आज उसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसने बैंक में पैसा बचाना और म्यूचुअल फंड खरीदना बंद कर दिया और रियल एस्टेट और चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया। 2000 और 2010 के बीच के 10 वर्षों में उसने आय चतुर्थांश में इतना पैसा कमाया है जितना वह एस चतुर्थांश में एक नन के रूप में कभी नहीं कमा पाई थी।